Welcome all of you in this YouTube channel English Club with Dr. Puneet Dubey. In this video, we will discuss about the most famous book, The Wonder That Was India, written by A.L. Basham. His full name was Arthur Llewellyn Basham. मैं आपके लिए पूरे एशिया की लाइन बाय लाइन पॉइंट्स में बनाकर समझाने का व एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि आपको मेरा ये समझाने का तरीका औरों से काफ़ी बेहतर लगेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं मेन पॉइंट्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप केवल इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस कर लीजिए, पूरी बुक का मैटर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ इन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कुछ राइटर हैं आर्थर लेवेलिन बाशम, उनके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होंगे वो एक्सप्लेन सहित और एनालिसिस भी सहित द वंडर दैट वाज इंडिया के पढ़ाए जाएंगे। तो एट द फर्स्ट पॉइंट, आर्थर लेवेलिन बाशम 1914-1986 was a prominent British historian and ideologist. आर्थर लेवेलिन बाशम 1914 में जिनका जन्म होता है और उनकी डेथ होती है 1986 में। वह एक ब्रिटिश इतिहासकार और विचारक भी थे। He was keenly interested in Indian culture from his childhood due to his father Abraham Arthur Edward Basham, who had served Indian Army at कसौली नियर शिमला इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही भारतीय संस्कृति में गहरी दिलचस्पी थी, क्योंकि उनके पिता अब्राहम आर्थर एडवर्ड वाशम ने प्रथम विश्व युद्ध में शिमला के पास कसौली में भारतीय सेना में सेवा की थी। ही वॉज टेलिंग स्टोरीज अबाउट इंडिया टू लिटिल आर्थर। वे छोटे आर्थर को भारत के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे। ही इनहेरिटेड कीन इंटरेस्ट इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम हिज मदर मारिया जैन वाशम, हु वाज ए जर्नलिस्ट। उन्हें भाषा और साहित्य में गहरी रुचि थी। अपनी माँ मारिया जैन वाशम से विरासत में मिली थी, जो एक पत्रकार भी थीं। इन हिज यंग एज वाशम डेवलप्ड क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। कहते हैं कि अपनी युवावस्था में वाशम ने ईसाई धर्म के अलावा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानने की जिज्ञासा भी विकसित की थी। फॉर दिस ही कंप्लीटेड हिज BA ऑनर्स इन संस्कृत। इसके लिए उन्होंने संस्कृत में BA ऑनर्स पूरा किया था। द टॉपिक ऑफ हिज PhD वाज हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ द Ajivikas. Ajivikas is believed to be an orthodox, heterodox school of Indian philosophy, most probably belong to 5th BCE. उनकी PhD का विषय था आजीविका का इतिहास और सिद्धांत। माना जाता है कि आजीविका भारतीय दर्शन का एक विधर्मी स्कूल है जो संभवतः 5वीं ईसा पूर्व से संबंधित है। BCE मीन्स ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। He critically analyzed the impact of Swami Vivekananda and said about him that in centuries to come he will be remembered as one of the main molders of the modern world. उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण किया और उनके बारे में कहा कि आने वाली शताब्दियों में उन्हें आधुनिक दुनिया के मुख्य निर्माताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। About the book The Wonder That Was India. द वंडर दैट वॉज इंडिया बुक के बारे में। अब यहाँ से बुक के अंदर जो उन्होंने लिखा था A.L. वाशम ने, उनका पॉइंट बाय पॉइंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने लिखे हैं और मोस्ट ऑफ इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन्हीं को फोकस करिए और इन्हीं को याद करना। फर्स्ट पॉइंट, ही रोट द वंडर दैट वॉज इंडिया इज रिटन इन 1954 विद हिज डीप नॉलेज ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन इन इट। उन्होंने लिखा कि द वंडर दैट वॉज इंडिया 1954 में हिंदू सभ्यता के अपने गहन ज्ञान के साथ लिखी गई थी। इन द प्रीफेस वाशम शायद दैट द वर्ड इंडिया इज यूज्ड इन अ जोग्राफिकल सेंस थ्रू आउट दिस वर्क। प्रस्तावना में वाशम ने कहा कि इस पूरे काम में भारत शब्द का इस्तेमाल भौगोलिक अर्थ में किया गया है। India got independence in 1947, but her rich civilization and heritage would be continuing the source of inspiration to the world. भारत को 1947 में स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन उसकी समृद्धि सभ्यता और विरासत दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। The purpose behind to write this book was that he knew Western have little knowledge about India, but they have interested to know keenly about it. So author
had written this book work to attract and enhance the knowledge and understanding of Western readers about Hindu civilization and culture. इस बुक को लिखने के लिए उद्देश्य यह था कि उन्हें पता था कि पश्चिमी लोगों को भारत के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन वे इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. इसलिए लेखक ने हिंदू सभ्यता और संस्कृति के बारे में पश्चिमी पाठकों के ज्ञान और समझ को आकर्षित करने के और बढ़ाने के लिए प्रयास किया था. He had believed that Hindu civilization will continue forever. कहते हैं कि उनका मानना भी यही था कि हिंदू सभ्यता हमेशा बनी रहेगी. He also had insight in Indian scriptures मीन्स लेख होता है एज भगवद गीता, उपनिषद, वेदास, रामायण एंड महाभारत. उन्हें भगवद गीता, उपनिषद, वेद, रामायण और महाभारत जैसे भारतीय शास्त्रों में भी अंतर्दृष्टि थी. He talked about the pioneers of the Asiatic Society of Bengal who quickly gained attention. उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के अग्रदूतों के बारे में बात की जिन्होंने जल्दी ही ध्यान आकर्षित किया. It became the source of inspiration to Western intelligentsia through ancient Indian literature available in translated version which had been adapted by Goethe and his contemporaries of 19th century West. यह प्राचीन भारतीय साहित्य के माध्यम से पश्चिमी बुद्धिजीवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिसका अनुवाद गोथ और 19th सेंचुरी में जो पश्चिमी देशों के उनके समकालीनों द्वारा किया गया था. दिस बुक वाज एम्ड एट अ वेस्टर्न ऑडियंस. यह बुक पश्चिमी दर्शकों के लिए भी थी. ही हैज़ अटेम्प्टेड टू करेक्ट द नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय ऑथर्स लाइक जेम्स मिल, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले एंड विंसेंट आर्थर स्मिथ. उन्होंने जेम्स मिल, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले और विंसेंट आर्थर स्मिथ जैसे लेखकों द्वारा बनाई गई भारत की नकारात्मक रूढ़ियों को सही करने का भी प्रयास किया था. द वंडर दैट वाज इंडिया, अ सर्वे ऑफ द कल्चर of the Indian subcontinent before the coming of the Muslims is a book on Indian history written by Arthur Llewellyn Washam and first published in 1954. ये बुक 1954 में लिखी गई, यानी 1954 में पब्लिश कराई गई आर्थर लेवेलिन वाशम के द्वारा. इसका मेन शीर्षक ये द वंडर दैट वाज इंडिया था और इसी के आगे ये नाम और जोड़ दिया गया था, अ सर्वे ऑफ द कल्चर ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट बिफोर द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स. नेक्स्ट पॉइंट. It is a brilliant early history of one of the world's oldest civilizations. When it was first published in the United Kingdom in 1954, it became an instant hit as it would in the United States of a few years later. ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का शानदार प्रारंभिक इतिहास है. जब इसे पहली बार 1954 में यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित किया गया था तो यह तुरंत हिट हो गया था, जैसा कि कुछ साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था. द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ will continue however much affected it may be by the labor saving devices of the West. People will still love the tales of the heroes of the Mahabharata and the Ramayana and of the loves of Dushyanta and Shakuntala and पुरुरवास एंड उर्वशी. बताते हैं भारतीय जीवन शैली का आकर्षण और शालीनता जारी रहेगी, चाहे वह पश्चिम के श्रम बचत उपकरणों से कितनी भी प्रभावित क्यों ना हो. लोग अभी भी महाभारत और रामायण के नायकों की कहानियों और दुष्यंत और शकुंतला और पुरुरवा और उर्वशी के प्रेमों में प्यार करेंगे. मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड. आर्थर एल वाशम का मानना था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुछ बेकार था वह पहले ही नष्ट हो चुका है. द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस हेक्टम्स ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सीन बीन फॉरगॉटन दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स. बहुत अच्छी बात कही है. कहते हैं वैदिक युग के असाधारण और बर्बर नरसंहार बहुत पहले ही भुला दिए गए थे, हालांकि कुछ संप्रदायों में पशु की बलि दी जाती रही है. Widows have long ceased to be burned on their husbands' pyres. Girls may not by law be married in childhood. विधवाओं को उनके पतियों की चिता
पर जलाना बहुत पहले ही बंद किया गया था। कानून के अनुसार लड़कियों की शादी बचपन में नहीं की जाती है। इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, Brahmins rub shoulders with the lower caste without consciousness of grave pollution, and temples are open to all by law. पूरे भारत में बसों और ट्रेनों में ब्राह्मण गंभीर प्रदूषण की चेतना के बिना निचली जातियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज भी चलते हैं। द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विद इन अ जनरेशन और शो। जाति की अधिक आपत्तिजनक विशेषताएं एक या दो पीढ़ियों के भीतर भी गायब हो गई होंगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। पुरानी पारिवारिक व्यवस्था आज की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल रही है। In fact, the whole face of India altering what the cultural tradition continues and it will never be lost. कहते हैं वास्तव में भारत का पूरा स्वरूप ही बदल गया है, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा अभी भी जारी है और वह भी खत्म नहीं होगी। The whole of Southeast Asia received most of its culture from India early in the 5th century BC. Colonialists from Western India settled in Ceylon, which was finally converted to Buddhism in the reign of Ashoka. बताते हैं पूरे दक्षिण पूर्व एशिया ने अपनी अधिकांश संस्कृति भारत से प्राप्त की है। 5वीं शताब्दी पूर्व की शुरुआत में पश्चिमी भारत के उपनिवेशवादी सीलोन में बस गए थे वो लोग, जिसे अंततः अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। By this time, a few Indian merchants had probably found their way to Malaya, Sumatra, and other parts of Southeast Asia. Gradually, they established permanent settlements, often, no doubt, marrying native women. इस समय तक कुछ भारतीय व्यापारी संभवतः मलाया वैसे बोलते हैं, सुमात्रा और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पहुंच गए थे। धीरे धीरे उन्होंने स्थायी बस्तियां आरंभ कर दी थीं और अक्सर निस्संदेह स्थानीय महिलाओं से विवाह भी करना शुरू कर दिया था। They were followed by Brahmins and Buddhist monks, and Indian influence gradually leavened the indigenous culture until by the 4th century AD. इसके बाद ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु आए और भारतीय प्रभाव धीरे धीरे स्वदेशी संस्कृति पर हावी हो गया, जो 4वीं शताब्दी एडी तक रहा है। 4वीं शताब्दी तक संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रीजन। संस्कृत इस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा बन गई थी। देयर अरोज ग्रेट सिविलाइजेशंस कैपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लार्ज मैरीटाइम एम्पायर्स and of building such wonderful memorials as their greatness as the Buddhist stupa of Borobudur in Java or the Savyat temple of Angkor in Colombia. महान सभ्यताएं उभरी जो बड़े समुद्र राज्यों को मैरीटाइम समुद्र राज्यों में संगठित करने में सक्षम रहीं। जावा में बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप या कंबोडिया में अंगकोर के शैव मंदिर, सैवाइट वर्ड है, शैव मंदिर जैसे अपनी महानता के रूप में ऐसे अद्भुत स्मारक बनाने में सक्षम थी। अदर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम चाइना एंड द इस्लामिक वर्ल्ड वर फेल्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, बट द प्राइमरी इम्प्यूटस टू सिविलाइजेशन केम फ्रॉम इंडिया। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन और इस्लामी दुनिया से अन्य सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किए गए, लेकिन सभ्यता को प्राथमिक प्रेरणा भारत से ही मिली थी। इंडियन हिस्ट्रियन प्राउड ऑफ देयर कंट्रीज पास्ट ऑफन रिफर टू दिस रीजन एज ग्रेटर इंडिया एंड स्पीक ऑफ इंडियन कॉलोनीज बोला करते थे। कहते हैं भारतीय इतिहासकार अपने देश के अतीत पर गर्व करते हुए अक्सर इस क्षेत्र को ग्रेटर इंडिया कहते थे और भारतीय उपनिवेशों की बात किया करते थे। द लीजेंडरी आर्यन कंक्योरर ऑफ सीलोन इज सैड टू हैव गेन्ड द आइलैंड बाय द स्वॉर्ड। सीलोन के महान आर्य विजेता के बारे में कहा जाता है कि उसने तलवार के बल पर द्वीप पूरा जीत लिया था। बट वी हैव नो रियल एविडेंस ऑफ एनी परमानेंट इंडियन कंक्वेस्ट आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ इंडिया। लेकिन हमारे पास भारत की सीमाओं के बाहर किसी भी स्थायी भारतीय विजय का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता है। द इंडियन कॉलोनीज वर पीसफुल वंस एंड द
Indianized kings of the region were indigenous chieftains who had learned what India had to teach them. भारतीय उपनिवेश शांतिपूर्ण थे और इस देश के भारतीयकृत राजा स्वदेशी सरदार थे जिन्होंने भारत से जो भी सीखा था उसे सीखा था उन्होंने केवल. नॉर्थवर्ड्स इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस स्प्रेड थ्रू कल्चरल सेंट्रल एशिया टू चाइना. उत्तर की ओर भारतीय संस्कृति प्रभाव मध्य एशिया से होते हुए चीन तक फैल गया था. फेंट एंड वीक कॉन्टैक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया वाज प्रोबेबली मैड इन मौर्यन टाइम्स. मौर्य काल में संभवतः चीन और भारत के बीच हल्का और कमजोर संपर्क बना था. But only when some 2000 years ago the Han Empire began to drive its frontiers towards the Caspian did India and China really meet. लेकिन केवल तभी जब लगभग 2000 साल पहले हान नाम का जो संप्रदाय बढ़ा था हान एम्पायर, उसने क्या किया था, अपनी सीमाओं को कैस्पियन की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया था. तब भारत और चीन वास्तव में मिले थे. Unlike Southeast Asia, China did not assimilate Indian ideas in various aspects of her culture, but the whole of the Far East is in India's depth for Buddhism, which helped to mold the distinctive civilizations of China, Korea, Japan, and Tibet. दक्षिण पूर्व एशिया के विपरीत चीन ने अपनी संस्कृति के हर पहलू में भारतीय विचारों को आत्मसात नहीं किया, लेकिन पूरा सुदूर पूर्व भारत के बौद्ध धर्म के लिए ऋणी है, जिसने चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत की विशिष्ट सभ्यताओं को आकार देने में भी मदद की थी. India had conferred many practical blessings on the world at large as rice, cotton, the sugarcane, many spices, the domestic fowl, the game of chess, the decimal system of numeral notation, the invention of an unknown Indian mathematician early in the Christian era and so on. भारत ने दुनिया को कई व्यावहारिक आशीर्वाद दिए, जैसे चावल, कपास, गन्ना, कई मसाले भी दिए, घरेलू मुर्गी, शतरंज का खेल, अंक संकेतन की दशमलव प्रणाली जिसमें जीरो बोला जाता, जीरो दिया भारत ने. ईसाई युग की शुरुआत में एक अज्ञात भारतीय गणितज्ञ का आविष्कार भी हुआ. The extent of the spiritual influence of India on the ancient West is much disputed. प्राचीन पश्चिम पर भारत के आध्यात्मिक प्रभाव की सीमा बहुत विवादित है. The heterodox Jewish sect of the Essenes, which probably influenced early Christianity, followed monastic practices in some respects similar to those of Buddhism. कहते हैं एशियन के विधर्मी यहूदी संप्रदाय जिसने संभवतः प्रारंभिक ईसाई धर्म को भी प्रभावित किया था. यही यहूदी धर्म है जिसने ईसाई धर्म को प्रभावित भी कर दिया था. उसने क्या किया, ने बौद्ध धर्म के समान कुछ मामलों में मठवासी प्रथाओं का प्रचलन भी किया था, पालन भी किया था. Parallels may be traced between a few passages in the New Testament and the Pali scriptures. पाइथागोरस, नए नियम और पाली शास्त्रों के कुछ अंशों के बीच समानताएं देखी जा सकती हैं. नेक्स्ट बताया है पाइथागोरस और प्लोटिनियस के बारे में. सिमिलरिटीज बिटवीन द टीचिंग्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर्स एंड मिस्टिक्स फ्रॉम पाइथागोरस एंड प्लोटिनस एंड दोज ऑफ द उपनिषद्स हैव फ्रीक्वेंटली बीन नोटिस्ड. पाइथागोरस से लेकर प्लोटिनस तक के पश्चिम दार्शनिक और रहस्यवादियों की शिक्षाओं और उपनिषदों की शिक्षाओं के बीच समानताएं अक्सर देखी गई हैं. नन ऑफ दीज सिमिलरिटीज हाउएवर इंच क्लोज एनफ टू गिव सर्टेनिटी. स्पेशली वी हैव नो एविडेंस दैट एनी क्लासिकल राइटर हैड अ डीप नॉलेज ऑफ इंडियन रिलीजन. हालांकि इसमें से कोई भी समानता इतनी भी नहीं है कि हम निश्चितता से बता सकें कि खासकर तब जब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि किसी शास्त्रीय लेखक को भारतीय धर्म का गहरा ज्ञान है, ये पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं. वी कैन ओनली से दैट देयर वॉज ऑलवेज सम कॉन्टैक्ट बिटवीन द हेलेनिक वर्ल्ड एंड इंडिया, मीडिएटेड फ्रॉम फर्स्ट बाय द अखमनीड एम्पायर, देन बाय दैट ऑफ द सेलूसिड्स एंड फाइनली अंडर द रोमन्स बाय द ट्रेडर्स ऑफ द इंडियन ओशन. हम केवल इतना कह सकते हैं कि जो हेलेनिक दुनिया और भारत के बीच हमेशा कुछ न कुछ संपर्क रहा है, हेलेन लोगों में और भारतीय लोगों में, जिसकी मध्यस्थता सबसे पहले अखमनीड नाम का एक शासन हुआ करता था
फिर सेल्यूसिड्स और अंत में रोमनों के अधीन भारतीय महासागर के व्यापारियों के द्वारा पुष्टि की जाती है। Christianity began to spread at the time when this contact was closest. ईसाई धर्म का प्रसार उस समय शुरू हुआ जब यह संपर्क सबसे करीब था। We know that Indian ascetic occasionally visited the West and that there was a colony of Indian merchants at Alexandria. हम जानते हैं कि भारतीय तपस्वी कभी कभी पश्चिम की यात्रा करते थे और अलेक्जेंड्रिया में भारतीय व्यापारियों की एक कॉलोनी भी थी। द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन न्यू प्लेटोनिज्म एंड अर्ली क्रिश्चियनिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। न प्लेटोनिक बाद जो प्लेटोनिज्म है, न्यू प्लेटोनिज्म और प्रारंभिक ईसाई धर्म पर भारतीय प्रभाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैनी अथॉरिटीज मे डाउट दैट इंडियन थॉट हैड एनी इफेक्ट ऑन दैट ऑफ द एंशिएंट वेस्ट। कई अधिकारियों को संदेह हो सकता है कि भारतीय विचारों का प्राचीन पश्चिम विचारों पर कोई प्रभाव था। देयर कैन बी नो डाउट ऑफ इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द थॉट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका इन द लास्ट सेंचुरी एंड अ हाफ। पिछली 1.5 सदी में यूरोप और अमेरिका के विचारों पर इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। दिस इन्फ्लुएंस हैज़ नॉट कम बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यू हिंदू मिशंस। यह प्रभाव संगठित नव हिंदू मिशनों के माध्यम से नहीं आया है। द लास्ट 80 years हैव सीन द फाउंडेशन ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑफ वेरियस बुद्धिस्ट सोसाइटीज एंड ऑफ साइंटिस्ट societies in Europe and America. Looking for inspiration to the saintly 19th century Bengali mystic Paramhans Ramakrishna Paramhans and to his equally saintly disciple Swami Vivekananda. पिछले 80 वर्षों में थियोसॉफिकल सोसाइटी, विभिन्न बौद्ध समाजों और यूरोप और अमेरिका में ऐसे समाजों की स्थापना हुई जो 19वीं सदी के बंगाली रहस्यमयी परमहंस रामकृष्ण और उनके समान रूप से संत शिष्य स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते रहे थे। Lesser organization and groups have been founded in the West by other Indian mystics and their disciples, some of them noble, earnest and spiritual, others of more dubious character. पश्चिम में अन्य भारतीय रहस्यविदियों और उनके शिष्यों द्वारा छोटे संगठनों और समूहों की स्थापना की गई, जिनमें से कुछ महान ईमानदार और आध्यात्मिक थे, जबकि अन्य अधिक संदिग्ध चरित्र के भी थे। Westerners armed with a working knowledge of Sanskrit and first-hand Indian experience have tried to convert the West to the streamlined yoga और वेदांता। संस्कृत के व्यवहारिक ज्ञान और प्रत्यक्ष भारतीय अनुभव से लैस पश्चिमी लोगों ने पश्चिम को एक सुव्यवस्थित योग या वेदांत में बदलने की कोशिश की थी। We would in no way disparage these teachers or their followers, many of whom are of great intellectual and spiritual caliber. हम किसी भी तरह से इन शिक्षकों या उनके अनुयायियों की निंदा नहीं करेंगे, जिनमें से कई महान बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता रखने वाले होते हैं। Whatever we may think of the Western propagators of Indian mysticism, we cannot claim that they have had any great effect on our civilization. हम भारतीय रहस्यवाद के पश्चिमी प्रचारकों के बारे में चाहे जो भी सोचें, हम यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उनका हमारी सभ्यता पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा हो। More subtle but more powerful has been the influence of Mahatma Gandhi, though through the many friends of India in the West who were impressed by his warnings, sincerity and energy, and by the ultimate success of his policy of non-violence in achieving India's independence. महात्मा गांधी का प्रभाव अधिक सूक्ष्म लेकिन अधिक शक्तिशाली रहा है। पश्चिमी में भारत के कई मित्र देशों के माध्यम से भी हुआ, जो उनकी ज्वलंत ईमानदारी और ऊर्जा से प्रभावित थे और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने में उनकी अहिंसा की नीति की अंतिम सफलता से भी प्रभावित थे। Greater than any of these influences, however, has been the influence of ancient Indian religious literature through philosophy. इनमें से किसी भी प्रभाव से अधिक दर्शन के माध्यम से प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य का प्रभाव रहा है। The pioneers of the Asiatic Society of Bengal quickly gained a small
what enthusiastic following in Europe, and Goethe and many other writers of the early 19th century read all they could of ancient Indian literature in translation. बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के अग्रदूतों ने यूरोप में जल्दी ही एक छोटा लेकिन उत्साही अनुयायी प्राप्त कर लिया और गोएथे और 19th सेंचुरी की शुरुआत के कई अन्य लेखकों ने प्राचीन भारतीय साहित्य का जितना संभव था अनुवाद पढ़ा था. We know that Goethe borrowed a device of Indian dramaturgy for the prologue to Faust. हम जानते हैं कि गोथे ने फास्ट की प्रस्तावना के लिए भारतीय नाट्य शास्त्र की एक युक्ति उधार ली थी, इंडियन ड्रामेटोलॉजी. The triumphant final chorus of the second part of that work was not in part inspired by the monism of Indian thought as he understood it. मोनिज्म मीन्स होता है मोनिज्म मीन्स अद्वैतवाद. कहते हैं कि उस रचना के दूसरे भाग का विजयी अंतिम कोरस आंशिक रूप से भारतीय विचार के अद्वैतवाद से प्रेरित नहीं था, जैसा कि उन्होंने इसे समझा था कि अद्वैतवाद से प्रभावित है, लेकिन प्रभावित और प्रेरित नहीं था. From Goethe onwards, most of the great German philosophers knew something of Indian philosophy. गोएथे के बाद से अधिकांश महान जर्मन दार्शनिकों को भारतीय दर्शन के बारे में कुछ ना कुछ पता ही था. Schopenhauer, whose influence on literature and philosophy has been so considerable, indeed openly admitted his depth, and his outlook was virtually that was of Buddhism. Schopenhauer, जिनके साहित्य और मनोविज्ञान पर बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है, उन्होंने वास्तव में खुले तौर पर अपना ऋण स्वीकार किया था और उनका दृष्टिकोण वस्तुतः बौद्ध धर्म जैसा ही था. द मोनिज्म ऑफ Fichte and Hegel. Fichte and Hegel might never have taken the forms they did if it had not been for Anquetil Duperron. Anquetil Duperron, a translation of the Upanishad and the work of other pioneer ideologists. फिच्टे और हैगल का अद्वैतवाद शायद कभी भी उस रूप में नहीं आ पाता यदि एंकेटिल डुपेरॉन द्वारा उपनिषदों का अनुवाद और अन्य अग्रणी इंडोलॉजिस्टों का काम न होता. बताते हैं कि फिच्टे और हैगल का अद्वैतवाद शायद कभी भी उस रूप में नहीं आ पाता यदि ये एंकेटिल और डुपेरॉन नाम के जो व्यक्ति थे. एंकेटिल डुपेरॉन एक व्यावसायिक फ्रांसीसी भारतविद था, जिन्होंने फ्रांसीसी व्यक्ति था जो भारतविद था, मीन्स भारतीय के ऊपर लिखने वाला था. उसके उपनिषदों का अनुवाद भी उसने किया था और अन्य अग्रणी इंडोलॉजिस्ट जो लोग थे उनका काम भी अगर वो ना किया होता तो लोग जान भी ना पाते. नेक्स्ट, इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन इन्फ्लुएंस वाज फेल्ट इन अमेरिका वर एमर्सन, थोरू एंड अदर न्यू इंग्लैंड राइटर्स widely studied much Indian religious literature in translation and exerted immense influence on their contemporaries and successors, notably Walter Whitman. अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में सबसे मजबूत भारतीय प्रभाव अमेरिका में महसूस किया गया. यहाँ एमर्सन, थोरू और अन्य न्यू इंग्लैंड के लेखकों ने अनुवाद में बहुत सारे भारतीय धार्मिक साहित्य का अध्ययन भी किया और अपने समकालीनों और उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से वाल्टर विटमैन जैसे कई लोगों पर प्रभाव भी पड़ा. Through Carlyle and others, the German philosophers in their turn made their mark on England, as did the Americans through many late 19th century writers such as Richard Jefferies and Edward Carpenter. Carlyle और अन्य के माध्यम से जर्मन दार्शनिकों ने इंग्लैंड पर अपनी छाप छोड़ी, जैसा कि अमेरिकनों के द्वारा जो रिचर्ड जेफरीज नाम के राइटर और एडवर्ड कारपेंटर जैसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध के कई लेखकों के माध्यम से हुआ था. दो in the contemporary philosophical schools of Europe and America, the monastic and idealistic philosophies of the last century carry little weight. Their influence has been considerable and all of them something at least to ancient India. हालांकि यूरोप के और अमेरिका के समकालीन दार्शनिक स्कूलों में पिछली सदी के अद्वैतवादी और आदर्शवादी दर्शन का बहुत कम महत्व है, लेकिन उनका प्रभाव काफ़ी रहा है.
उन सभी का कम से कम प्राचीन भारत से कुछ ना कुछ लेना देना रहा है। द सेजेस हु मेडिटेटेड in the jungles of the Ganges Valley 600 years or more before Christ are still forces in the world। हालांकि बताते हैं ईसा से 600 साल या उससे भी पहले गंगा घाटी के जंगलों में ध्यान करने वाले ऋषि आज की दुनिया में बहुत ताकतवर हैं। इट इज़ टुडे समथिंग ऑफ एन एनाक्रोनिज्म टू स्पीक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन। आज पश्चिमी सभ्यता का भारतीय सभ्यता की बात करना कुछ हद तक काल भ्रम जैसा ही है। Until very recently cultures were sharply divided, but now when India is what a 30 hours journey from London, cultural divisions are beginning to disappear। बहुत पहले तक संस्कृतियों में तीव्र विभाजन था, लेकिन अब जब भारत लंदन से 30 घंटे की यात्रा पर था तो यह सांस्कृतिक विभाजन गायब होने लगे थे। इट इज़ टू बी होप्ड मैनी लोकल डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस। आशा है कि बहुत से स्थानीय मतभेद और विविधताएं होंगी और होती रहेंगी। इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड्स कल्चरल स्टॉक हैज़ ऑलरेडी बीन वेरी लार्ज एंड इट विल कंटिन्यू एंड ग्रो एज हर प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस इंक्रीजेज। विश्व के सांस्कृतिक भंडार में भारत का योगदान पहले से ही बहुत बड़ा रहा है और यह जारी रहेगा और बढ़ेगा क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ता रहा है। फॉर दिस रीजन इट फॉर नो अदर वी मस्ट टेक अकाउंट ऑफ हर एंशिएंट हेरिटेज इन इट्स सक्सेसेस एंड इट्स फेल्योर्स, फॉर इट इज़ नो लॉन्गर द हेरिटेज ऑफ इंडिया अलोन बट ऑफ ऑल मैनकाइंड्स। इस कारण से यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो हमें इसकी सफलताओं और असफलताओं में इसकी प्राचीन विरासत को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अब यह केवल भारत की विरासत ही नहीं बल्कि सभी मानव जाति की विरासत है। इसमें जितने भी पॉइंट्स आए हैं, जो भी बताया गया है, ये सब ऑथर जो इस बुक के हैं ए.एल. वाशम, उन्होंने लिखा है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? बड़ी वीडियो बनी है, इसकी एक वीडियो और बनानी पड़ेगी जो MCQs पैटर्न की होगी, जो इसी टॉपिक पर आएगी आपके लिए। द वंडर दैट वाज इंडिया MCQs पैटर्न बाय ए.एल. वाशम। तो यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।